हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम वेरी सॉरी। ज़्यादा प्रेशर पड़ने के कारण हमने स्टोरी बंद कर दी थी, बट अब से डेली आएगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, फिर हमारा ना जो मेंटल लेवल होता है ना, वो डाउन होता जाता है। फिर हमारा मन नहीं करता कि हम आगे लिखें और यहाँ पर पोस्ट करें। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं, पार्ट 45। ओके। मुंबई की चमचमाती हुई रात, हॉस्पिटल ओबरॉय के बाहर बाहर का नज़ारा बेहद भयावह था। सड़क पर स्ट्रीट लाइट के बावजूद माहौल में एक अजीब सी सिरहन थी। अचानक अस्पताल के सामने दो एम्बुलेंस आकर रुकी। उनके ब्रेक के तेजी से आवाज़ से अंदर आती हुई सायरन की गूंज ने माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया। अचानक से उन एम्बुलेंस के दरवाजे खुलते ही स्ट्रेचर पर दो बड़े घायल शरीर को जल्दबाजी में बाहर निकाला गया। दोनों के कपड़े खून से सराबोर थे। उनके शरीर पर हलचल का नामो निशान नहीं था। अचानक से अस्पताल के बाहर पहले से मौजूद डॉक्टरों और नर्सों ने बिना एक पल की देर किए स्ट्रेचर को पकड़ लिया था और उन्हें इमरजेंसी वार्ड की तरफ दौड़ाया गया। पीछे पीछे भागते हुए तान्या, रोहन, टिया और कनिष्क अस्पताल अंदर घुस चुके थे। चारों की नजरें डर और चिंता की लकीरें थी। उनके कपड़े भी खून से सने हुए थे। साथ ही सभी के चेहरे पर परेशानी की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं, जबकि टिया के चेहरे पर घबराहट और आंखों में बेबसी नजर आ रही थी। वह लोग जल्दी से इमरजेंसी वार्ड के बाहर पहुंचे। टिया ने जल्दी से डॉक्टर को लगभग चीखते हुए बोली, प्लीज़ डॉक्टर, प्लीज़ उन्हें बचा लीजिए। उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी करिए, लेकिन उन्हें बचा लीजिए, वो मर नहीं सकते। डॉक्टर ने उनकी आंखों में झांका, जिसमें आंसू छलकने को तैयार थे। उसने सांत्वना देने की कोशिश की और कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अभी हमें अपना काम करने दीजिए। यह कहकर वह जल्दी से ऑपरेशन थिएटर की और नर्स को स्ट्रेचर पर ले जाने के लिए कहा दिया। वहीं सबने उन स्ट्रेचर पर देखा तो अंशुमन और रोज खून से लथपथ थे। वह वहीं पर खड़ी रह गई, हाथ कांप रहे थे। इधर तान्या गुस्से से अपनी मुट्ठियां भीजे खड़ी थी। उन उसके अंदर ज्वालामुखी फूटने को तैयार थी। उसने गुस्से से कहा, साला ये कमीना इंसान मन कर रहा है सामने आ जाए तो उसकी जान ही ले लूं। मुझे समझ नहीं आता ये लोग धोखा कर कैसे लेते हैं। हाँ, जिस थाली में खाते उसी में छित कर दिया। सही में अब वो लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं। सच में एक वाइफ प्रेग्नेंट को भी नहीं छोड़ा ये लोग। आखिर साले एक बार मेरे हाथ लग जाए ना, सही में आग लगा दूं सब में। उसकी आवाज़ में नफरत थी, लेकिन डर भी छुपा हुआ था। टिया ने उसकी बात सुनकर धीरे से कहा, लेकिन अभी हमें पहले अंशुमन और रोज को बचाने की दुआ करनी चाहिए। हद है, ये सब क्या हो गया है, किसी को भी नहीं पता चला। यह सब जरूर उस युवराज ने ही करवाया होगा। उसे भी पता था कि ये दोनों अकेले हैं। जिस पर रोहन, जो अब तक खामोश था, अचानक गुस्से से उबल पड़ा। उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसके जबड़े सख्त हो गए थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सच में उसने ही ये सब किया है, लेकिन अब यकीन ना करने का कोई रीज़न भी नहीं बचा है। उसे उन मासूमों को तो कुछ भी नहीं करना चाहिए था। यह करके उसने सबसे बड़ी गलती की है। वहीं रोहन की आवाज़ में दर्द और गुस्सा दोनों थे। उसकी बात सुनकर तान्या ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, तुम्हारा यकीन गया तेल लेने, करो ना करो, लेकिन उस साले को तो नहीं छोड़ने वाली मैं। पहली बार उसके बोलने पर रोहन को गुस्सा नहीं आया था और ना ही उसने वापस से उससे बहस करने की कोशिश की थी। वहीं टिया ने उसकी तरफ देखा और कहा, हमें बस उनके ठीक होने का इंतजार करना होगा। अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं भी उन्हें नहीं छोड़ूंगी। जिस पर सबसे अपना सिर हाँ में हिलाया। वहीं टिया ने थोड़ी दूर देखा तो कनिष्क मायरा से फ़ोन पर बात कर रहा था और सारी सिचुएशन के बारे में बता रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसी हॉस्पिटल के दूसरे वार्ड के अंदर नैन्सी दर्द से बेहाल, पसीने से लथपथ स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। उसके हाथ में गोली लगी हुई थी और डॉक्टर सावधानी से उसके जख्म को मरहम पट्टी कर रहे थे। दर्द की अधिकता से उसकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन वह अपनी तकलीफ को दबाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। आदित्य, जो उसके पास खड़ा था, बेचैनी से उसकी हालत देख रहा था। उसकी आंखों में चिंता थी और माथे पर शिकन और चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। जब डॉक्टर ने नैन्सी के जख्म से गोली निकाली तो वह हल्का सा तड़प उठी थी और उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। आदित्य से तो ये सब देखा भी नहीं जा रहा था। इस वजह से उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था। साथ ही उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें ऐसे देखकर डॉक्टर ने और नर्स मुस्कुरा रहे थे। थोड़ा और सहन कीजिए, हम बस सब खत्म करने ही वाले हैं। डॉक्टर ने उसे दिलासा देने की कोशिश की।
जिस पर नैन्सी ने अपने होंठ भींच लिए थे। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वह जरा सी भी नहीं चाहती थी कि आदित्य उसे इस हालत में देखकर और परेशान हो उसकी और वह अपने दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। पता नहीं कम वक्त क्यों इस बार उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, जिससे उसका चेहरा रोने जैसा हो गया था। आखिरकार जब पट्टी बांधी गई और डॉक्टरों ने अंतिम निर्देश दिए, तो अचानक से आदित्य ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। जिसे देखकर डॉक्टर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, इन्हें अब आराम करने की ज़रूरत है। गोली हाथ से निकल गई है, इसलिए अब कोई खतरा नहीं है, लेकिन ज़्यादा हरकत ना करें, क्योंकि घाव अभी ताजे हैं, वरना जख्म फिर से खुल सकता है। यह सुनकर आदित्य ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और फिर डॉक्टर ने कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिए और उसके बाद वह वहाँ से चले गए। वहीं डॉक्टर के जाने के बाद आदित्य ने एक गहरी सांस ली, लेकिन उसकी बेचैनी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। डॉक्टर के जाते ही उसने नैन्सी की तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन गुस्सा उससे भी कहीं ज़्यादा था। वो खुद को रोक नहीं पाया और गुस्से से बोल फट पड़ा, देखो खुद को, कितना दर्द हो रहा है ना। महान बनने का बहुत शौक चढ़ा है तुम्हें, अब सहन कर पा रही हुई दर्द। उसका जबड़ा गुस्से से भिजा हुआ था, आंखें लाल हो चुकी थी। वह एक झटके से उसके और करीब आया और ठंडी मगर तड़पती हुई आवाज में बोला, चेहरा देखो कैसे सफ़ेद पड़ गया है, सांस तक सही से नहीं ली जा रही है, लेकिन फिर भी तुम्हें इतनी खुद को तकलीफ देने की ज़रूरत थी, है ना। तुम इतनी जिद्दी क्यों, हाँ, खुद को संभालने का दिखावा कर रही हो। वह एक पल के लिए रुका, लेकिन उसकी नजरें नैन्सी पर जमी रही थी। फिर उसने और गहरी सांस ली और ठंडी आवाज़ में कहा, बताओ नैन्सी, आखिर क्यों किया ये सब। किसने कहा था तुम्हें अपनी जान दांव पर लगाने को। क्या ज़रूरी था खुद को इस हालत में पहुंचाने का। उसकी आवाज़ में नाराज़गी के साथ बेबसी भी साथ झलक रही थी। आदित्य हमेशा से सख्त था, लेकिन आज उसकी आवाज़ में डर साफ दिखाई दे रहा था। नैन्सी को खोने का डर। उसकी बात सुनकर नैन्सी ने हल्की सी मुस्कान देने की कोशिश की, लेकिन दर्द की लहर से उसके चेहरे पर वह मुस्कान जैसे गायब सी हो गई थी और उसने अंदर तक उसे झकझोर कर रख दिया था। उसकी सांसें थोड़ी सी भारी हो गई और चेहरे पर हल्की सी तकलीफ झलक रही थी, और फिर भी उसने खुद को संभालते हुए आदित्य की तरफ देखा, तो गुस्से और चिंता से तमतमा रहा था। उसने हल्की कांपती आवाज में मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ आदि। उसकी मुस्कान हल्की थी, लेकिन उसमें एक झूठी तसल्ली छुपी हुई थी। वह जानती थी कि आदित्य को उसकी हालत देखकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वह उसे और परेशान नहीं करना चाहती थी। क्यों क्यों इतने परेशान हो रहे हो, मैं ठीक हूँ, इतनी टेंशन मत लो मेरी जान। नैन्सी ने डरते हुए उसकी आंखों में देखा। उसे पता था कि आदित्य इस समय बेहद गुस्से में है और उसकी यह जिद और उसे भड़का सकती है, लेकिन उसने फिर भी अपनी हिम्मत जुटाकर धीरे से उसका हाथ थाम लिया, मानो उसे शांत करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन उसकी बात सुनकर आदित्य को और गुस्सा आ गया था। टेंशन नहीं लो। आदित्य की आवाज़ गुस्से और दर्द से कांप उठी थी। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी हालत देखकर मुझे कैसा महसूस हो रहा है। वह नैन्सी के हाथों की पकड़ से एक झटके से अपना हाथ छुड़ाकर एक कदम पीछे हटा। उसकी मुट्ठियां कस चुकी थी और जबड़े भी भींचे हुए थे। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। आदित्य की आवाज़ जैसे टूटने लगी थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसकी नज़रों में अब भी गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से के पीछे छिपा हुआ डर साफ झलक रहा था। वह तेजी से पलटा और दोनों हाथ अपने बालों में फेरते हुए गहरी सांस ली, लेकिन बेचैनी कम नहीं हुई थी। वह फिर से नैन्सी की तरफ मुड़ा। इस बार उसकी आंखों में नाराजगी से ज़्यादा दर्द था। तुम्हें हमेशा अपनी जिद पूरी करनी होती है नैन्सी। कभी सोचा है कि तुम्हारी बेवकूफ़ी से मुझे कितनी तकलीफ होती है। उसने एक नज़र नैन्सी पर डाली, जो कमज़ोर और दर्द में थी, लेकिन फिर भी मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। यह देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया था। प्लीज़, अब मुझे और तकलीफ मत दो, उसने धीरे से कहा और एक गहरी सांस लेते हुए उसके पास में ही रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। उसका चेहरा अपने हाथों में छुपाते हुए उसे ऐसे देखकर नैन्सी आदित्य का गुस्सा और दर्द साफ देख सकती थी। उसकी आंखों में नाराजगी थी, लेकिन उससे ज़्यादा उसमें डर साफ दिखाई दे रहा था, उसे खोने का डर, जिसे देखकर आदित्य के शब्द उसे अंदर तक चुभ गए थे। उसकी आंखों की नमी को देखकर नैन्सी का दिल भी अचानक से कसक उठा था। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया, लेकिन आदित्य ने झटके से अपना चेहरा फेर लिया। आदि,
उसकी आवाज़ हल्की थी और डर और पछतावे से थोड़ी सी भरी हुई थी। जिस पर आदित्य ने उसकी तरफ देखा, गहरी और सख्त नज़रों के साथ बोला, कोई सफाई नहीं चाहिए मुझे। और वह तड़पते हुए बोला, मैं अभी भी नहीं सोच पा रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। इस बात से सच में मैं बहुत नाराज़ हूँ। जिस पर नैन्सी की आंखें हल्की सी नमी आ चुकी थी। वह थोड़ा झुकी और हल्की सी मुस्कान देने की कोशिश करते हुए, लेकिन दर्द से उसे ऐसा करने नहीं दिया था। सॉरी आदि, उसने धीमे से कहा। आवाज़ सच्ची शर्मिंदगी और प्यार था। जिस पर आदित्य ने एक तीखी नज़र डाली, लेकिन नैन्सी की मासूमियत और कमजोरी देखकर कुछ कह नहीं पाया। जिस पर नैन्सी ने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ पर रखा और हल्का सा दबाया और फुसफुसाई, प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं कभी भी तुम्हें फिर से वही तकलीफ नहीं देना चाहती थी, लेकिन फिर भी कर दिया। सॉरी बट प्रॉमिस, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं अपनी जान को खतरे में कभी भी नहीं डालूंगी। आई एम रियली सॉरी बट मेरी गलती नहीं है ना। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती, हाँ, इसलिए बचाया मैंने। बट सच में आगे से ऐसा कुछ भी नहीं हो करूँगी। उसकी बात सुनकर आदित्य ने गहरी सांस ली, हाथ को झटकना चाहा, लेकिन झटक नहीं पाया था। वह उसे देखता रहा गुस्से से, पर कहीं ना कहीं उस गुस्से में छिपी हुई चिंता, परवाह और बेपनाह मोहब्बत। जिसमें वह झट से आगे बढ़ा और एकदम से उसकी कमर पकड़ी और उसे खींचकर अपने उसने होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे चूमने लगा। लेकिन ये कोई नर्म प्यार भरी किस नहीं थी, यह गुस्से और तकलीफ और सजा से भरी हुई थी। जैसे वह उसे याद दिलाना चाहता हो कि उसने कितना तड़पाया है, उसे कितना गुस्सा दिलाया है। उसके होठों की सख्ती में उसकी बेचैनी साफ झलक रही थी। वह रफली उसे किस कर रहा था, जैसे यह उसकी कोई सजा हो। उसकी पकड़ मजबूत थी, जैसे अगर छोड़ दिया तो नैन्सी फिर से खुद को तकलीफ में डाल लेगी। वहीं पहले नैन्सी अचानक की किस से चौंक गई थी, लेकिन फिर नैन्सी ने कोई विरोध नहीं किया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और बिना एक शब्द कहे उसके गुस्से को चुपचाप अपना लिया। थोड़ी देर पर वह ऐसे ही उसे किस करता रहा, मानो उसे अपनी सांसों में समेट लेना चाहता हो। फिर आदित्य ने धीरे से अपने होठ अलग किए, लेकिन नैन्सी को खुद से दूर नहीं किया। उसने अपना माथा नैन्सी के माथे से टिका दिया। आवाज़ गहरी थी, हल्की लेकिन धमकी भरी हुई आवाज़ में, अपना वादा याद रखना मिसेज ओब्रॉय। उसने धीमे से फुसफुसाया, अगर तोड़ा तो इसकी सजा के लिए भी तैयार रहना। यह सुनकर नैन्सी के कान खड़े हो गए, साथ ही उसकी आंखें भी हल्की सी छोटी हो गई थी। और फिर उसने उसकी तरफ एक हल्की लेकिन शरारती मुस्कान फेंकी। फिर उसने हल्के धक्के से उसे दूर थोड़ा सा दूर किया और फिर अपनी उंगलियों से अपनी लिपस्टिक ठीक करते हुए बोली, क्या कहा तुमने, पनिशमेंट? और वो भी मुझे? जानते हो ना मैं कौन हूँ, हाँ? फिर उसने घूर कर आदित्य की कॉलर पकड़कर हल्का सा खींचा और आंखों की तेजी लाते हुए फुसफुसाई, जनाब, मैं अंडरवर्ल्ड की क्वीन हूँ। मैं लोगों को सजा देती हूँ, लोग मुझे नहीं समझे जान। फिर नैन्सी ने हल्के से अपनी उंगलियों को से आदित्य की ठुड्डी को ऊपर उठाया, उसकी आंखों में गहरी चुनौती भरी नजरों से देखा। उसकी मुस्कान में वही राजकुमारी जैसी अकड़ थी जो हमेशा आदित्य को दीवाना बना देती थी। वह आगे थोड़ी झुकी और फिर उसकी आंखों में झांकते हुए फुसफुसाई, तो आप सच में मुझे सजा देंगे? उसने हल्के से सिर टेढ़ा किया, जैसे यह शब्द सुनकर हैरान हो। फिर एक गहरी सांस ली और मखमली आवाज में आगे बोली, सजा तो उन लोगों को मिलती है जो कमजोर होते हैं और झुक जाते हैं, जो हार मान लेते हैं या अपना वादा पूरा नहीं करते। बट नैन्सी राजवंश, ओ सॉरी, नैन्सी आदित्य ओब्रॉय अपने वादे को कभी भी नहीं तोड़ती है। और फिर उसने अपनी उंगलियों को हल्के से उसकी ठुड्डी से नीचे सरकाई और धीरे से मुस्कुराई, एक खूबसूरत मगर खतरनाक मुस्कान के साथ बोली, बट अगर थोड़ा तो आपको हाथों से मेरी सजा, लेकिन अगर फिर भी तोड़ दिया तो आपके हाथों से मिली हुई हर सजा मुझे खुशी खुशी कबूल है आदि। उसने उसके कॉलर को हल्के से खींचा और फिर धीमी आवाज में लगभग एक फुसफुसाहट के साथ बोली, चलो मैं भी तो देखूं मेरे हस्बैंड की सज़ा कैसी होती है। यह सुनकर आदित्य ने अपनी आंखें थोड़ी संकरी की थी, लेकिन उसकी यही बात उसे और ज़्यादा मोहब्बत में गिरा रही थी। उसने हल्के से उसके माथे को चूमते हुए कहा, हो गई नौटंकी, अब रेस्ट करो। यह सुनकर नैन्सी मुंह खोले उसे देख रही थी।
सही में वह सच बोल रही थी और इस लड़के को उसकी नौटंकी लग रही थी, जिससे वह जल्दी से बोलने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, जिसे सुनकर आदित्य ने बिना पीछे देखे कड़े स्वर में कहा, आओ। दरवाजे से उसका असिस्टेंट चिराग अंदर आया। उसका चेहरा हल्का सा घबराया हुआ था और हल्के पसीने से भीगा हुआ था। उसने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन जैसे शब्द गले में ही अटक गए थे। क्या हुआ? आदित्य की आवाज़ सख्त हो गई जब उसके चिराग को देखा था। उसकी निगाहें चिराग पर जम सी गई थी। वहीं नैन्सी भी चिराग की ओर देखने लगी थी। वहीं चिराग ने नैन्सी की ओर एक और नज़र डाली, जैसे कुछ सोच रहा हो, और फिर हिचकिचाते हुए बोला, बॉस, एक इमरजेंसी आ गई है। लेडी बॉस के ऑर्गेनाइजेशन के अंशुमन और रूस पर हमला हुआ है। उसकी हालत बहुत गंभीर है। उनकी टीम ने उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करा है, लेकिन हालत काफ़ी गंभीर है दोनों की। तो कमेंट करना ना भूलें हमारी स्टोरी को पढ़कर। चिराग की बात सुनकर नैन्सी के चेहरे के सारे भाव एकदम से बदल चुके थे। उसने जल्दी से कहा, क्या कहा? इतनी हिम्मत किसकी हुई? फिर अचानक से उसने अपना सिर एक हाथ पकड़ लिया, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। वह समझ गई थी कि ये जरूर युवराज ने किया होगा, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में गुस्से से जलन दिखाई दे रही थी। उसकी तो, उसने दांत पीसते हुए कहा, लेकिन आगे के शब्द जैसे उसके गले में ही अटक गए थे। उसकी आवाज़ अब कांप नहीं रही थी, बल्कि किसी ज्वालामुखी की तरह फूटने को तैयार थी। वह झटके से खड़ी हो गई। उसके नाखून हथेली में धंसने लगे थे। गुस्से से उसकी सांसें जैसे तेज हो गई थी। उसने अपने हाथ की मुट्ठी को कसकर बंद करते हुए कहा, ये उन्होंने सही नहीं किया है। आई विल किल देम ऑल। उसकी आंखों में वह आग थी जो सिर्फ नफरत और बदले की भावना से जल सकती थी। उसके अंदर खून खौल रहा था और आदित्य ये साफ देख सकता था, जिसे देखकर आदित्य ने तुरंत अपना हाथ पकड़ा और मजबूती से उसे बैठा दिया। उसकी पकड़ सख्त थी, पर आवाज़ में बही गहरी प्रवाह थी। खबरदार, जो तुम यहाँ से हिली भी तो, मैंने कहा था ना, अपने आप को हर्ट नहीं करोगी। उसकी आवाज़ में सख्ती थी, लेकिन उसके लहजे में एक ऐसा भाव भी था जो केवल वही समझ सकता था। इसीलिए शांति से बैठो, इस बार सारी चीज़ें मैं हैंडल करूँगा। जिस पर नैन्सी ने झटके से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हल्का सा गुस्सा था, चिंता थी और बेचैनी भी, जिससे उसने जल्दी से कहा, लेकिन आदि। उसके लफ्ज आधे ही निकले थे कि आदित्य ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी और फिर उसने गुस्से के साथ कहा, कोई लेकिन नहीं। मैंने कहा ना, इस बार मैं देख लूँगा सब कुछ। तुम्हें अब कुछ भी नहीं करना है। यह सुनकर नैन्सी की सांसें थोड़ी तेज हो गई थी। उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, पर आदित्य की आंखों की गंभीरता ने उसे एक पल के लिए चुप करा दिया। उसने हल्की परेशानी के साथ उसकी आंखों में देखा और फिर कहा, नहीं, इस बार हम साथ में करेंगे, कोई अकेले नहीं, ना मैं ना तुम। जिस तरह से तुम मुझे नहीं खोना चाहते, मैं भी तुम्हें नहीं खोना चाहती। इसलिए इस बार तो जो होगा वो हम साथ में करेंगे। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव था, लेकिन आंखों में तूफान उमड़ रहा था। आदित्य उसे गुस्से से देखने ही वाला था कि उसकी नज़रों ने नैन्सी की आंखों में कुछ ऐसा देखा जिसने उसे रोक दिया। जिद, हिम्मत, डर और प्यार, और सबसे ज़्यादा बेइंतहा अपनापन, जिसे देखकर उसने कहा, नैन्सी तुम क्यों? वह उसे मना करना चाहता था कि नैन्सी ने जल्दी से उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, ठीक है, फिर मैं पहले की तरह ही फिर से गायब। और इसके आगे वह कुछ और बोलती कि तभी आदित्य ने गुस्से से उसके मुंह को बंद कर दिया। खबरदार, ये करने के बारे में सोचा भी तो, भाग कर दिखाओ। इस बार 1 इंच भी अपने आप से दूर नहीं होने दूंगा, फिर चाहे मुझे तुम्हें इसके लिए एक कमरे में लॉक ही क्यों ना करना पड़े। यह सब देखकर चिराग के माथे पर पसीना आ गया था। बेचारा वहां पर खड़ा खड़ा थर थर कांप रहा था, जिससे उसने वहां से चले जाना ही सही समझा। वह जल्दी से वहां से निकल गया था। वहीं आदित्य को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा था। जिस पर नैन्सी ने उसके हाथों को हटाते हुए कहा, तुम जानते हो ना, तुम मुझे कैद नहीं कर सकते। जिस पर न आदित्य ने एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि अब अगर उसने मना किया तो नैन्सी किसी भी हाल में पीछे हटने वाली नहीं थी, जिस वजह से उसने उसकी जिद के आगे हार मानते हुए उसकी पकड़ को थोड़ी मजबूत कर लिया और फिर धीरे से कहा, ठीक है, साथ में साथ में करेंगे, लेकिन पहले ये चोट सही करनी होगी, समझी? और अभी तुम सीधे इमरजेंसी वार्ड तक जाओगी और वहां से कहीं नहीं हिलोगी।
जिस पर नैन्सी खुश हो गई थी और उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया और जल्दी से उसके गाल पर किस कर लिया। आदित्य अपनी जगह पर यह देखकर एक सेकंड के लिए तो जम ही गया था। उसे ऐसा लगा जैसे वक्त वहीं पर रुक गया हो, उसके अंदर कुछ मचल उठा था। उसकी निगाहें नैन्सी पर टिकी थी और अगले ही पर उसने झुककर नैन्सी के खुशी के साथ उसके होठों को चूमने की कोशिश की ही थी, लेकिन तभी नैन्सी ने जल्दी से इस चीज़ के बचने के लिए तेज आवाज कहा, चिराग जल्दी से अंदर आओ और मुझे वहां पर लेकर चलो। यह सुनकर आदित्य ने अपनी जगह पर रुकते हुए आंखें संकरी कर ली थी। उसका अधूरा किस बेचारा अधूरा ही रह गया था, वो भी चिराग की वजह से। उसका पूरा चेहरा गुस्से से तन गया था। चिराग जो बाहर खड़ा था हड़बड़ा गया और तेजी से अंदर आएगा, और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा उसकी नज़र अपने बॉस की नज़रों से जा टकराई, जो कि उसे इस कदर घूर रहे थे जैसे अभी ही जिंदा निकल जाएंगे। बॉस, चिराग ने घबरा कर कहा। आदित्य की आंखों में एक अलग सी आक्रोश था, जैसे उसकी रात की नींद, सुकून और अब किस सब कुछ बर्बाद हो गए थे। उन्हें घूरने के लिए नहीं बुलाया था, जल्दी से व्हील चेयर लाओ, नैन्सी ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। वह आदित्य की जलती भुलती हालत को देखकर अंदर ही अंदर मजे ले रही थी। चिराग बेचारा समझ नहीं पाया कि उसके अंदर आने से ऐसा कौन सा तूफान आ गया था कि उसके बॉस उसे ऐसे घूर रहे थे। वह फौरन व्हील चेयर लेकर आया, उसे नैन्सी के पास ले गया, लेकिन जैसे ही नैन्सी बैठने को हुई आदित्य ने झटके से आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। आदि, ये क्या? और चुप, मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। तुम चल नहीं सकती ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी और चीज़ पर बैठूंगी, आदित्य ने सख्ती से कहा और बिना कुछ सुने उसे अपनी बाहों में लिए हुए ही बाहर की तरफ बढ़ गया। यह सुनकर नैन्सी ने घूरते कहा, तो बुराई क्या है? अब तुम दिन भर मुझे उठाकर रखोगी क्या? जिस पर आदित्य ने कुछ भी नहीं कहा और आगे बढ़ गया, जिस पर नैन्सी हल्का सा मुस्कुराकर उसे ही देख रही थी। तभी वहीं चिराग एक नज़र व्हील चेयर को देखा और फिर आदित्य को, और फिर मुंह बनाकर अपने अंदर ही बोला, हद है, खुद ही उठाना था तो फिर मुझसे व्हील चेयर क्यों मंगवाई थी? फिर वह भी मुंह बनाते हुए चलने लगा। वहीं नैन्सी, जो कि आदित्य की बाहों में थी, उसकी धीमी आवाज़ सुनकर हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उसने देखा कि आदित्य का चेहरा अभी भी बिल्कुल स्टील की तरह सख्त था। यह देखकर उसने मुंह बनाया और फिर जल्दी से कहा, अब इतना गुस्सा मत करो ना, तुम तो ऐसे मुंह फुला रहे हो जैसे जैसे कोई लड़की हो। जिस पर आदित्य ने हल्की सी भौहें चढ़ाकर उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारी वजह से मेरा बहुत कुछ अधूरा रह गया है, तो अब क्या मैं गुस्सा भी नहीं हो सकता? जिस पर नैन्सी ने अचानक से, ओह, तो चिराग के आने से डिस्टर्ब हो गए थे ना, है ना? नैन्सी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। आदित्य ने उसे कसकर पकड़ते हुए धीमे से फुसफुसाया, तुम्हारी ये मुस्कान ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली क्वीन, इसका हिसाब भी देना होगा ना? नैन्सी ने हल्के से आंखें छोटी की। अच्छा, देखते हैं तुम्हारी सजा कैसी होती है। जिस पर आदित्य मुस्कुरा उठा, लेकिन वहीं नैन्सी के होठों से मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी, बल्कि उसकी आंखें अंधेरे से में भी काली नजर आने लगी थी। उसने आदित्य को देखते हुए कहा, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ जब तुम्हारा जिससे सामना होने वाला है वह तुम्हारा अतीत हो। लेकिन उसने मेरे आदमियों पर हमला करके सही नहीं किया। अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो आई स्वेयर उनकी पूरी जड़ें उखाड़ कर फेंक दूंगी। 10 मिनट में वह लोग इमरजेंसी वार्ड के बाहर थे, जहाँ पर वह चारों भी मौजूद थे। जैसे ही उन्होंने उन दोनों को देखा, टिया जल्दी से नैन्सी के पास आती हुई बोली, बॉस आप ठीक है ना? जिस पर सब भी आसपास खड़े हो गए थे। वहीं नैन्सी ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, कैसे हुआ ये सब? टिया, जो पहले से ही चिंता में थी, नैन्सी को देखकर अचानक से चौंक गई। उसकी आंखों में हैरानी और चिंता दोनों साफ दिखाई दे रही थी। बॉस, आप यहाँ, आप तो सभी। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन तभी नैन्सी ने उसके सवाल को बीच में काटते हुए गुस्से के साथ कहा, मैंने पूछा ये सब कैसे हुआ? सब कहाँ पर थे जब ये सब हुआ था? वह दोनों ठीक थे ना, या नहीं? यह सुनकर पूरे गलियारे में एक सन्नाटा सा छा गया था। सबकी नजरें नैन्सी की तरफ उठ गईं। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। टिया की आंखें हल्की सी झुक गई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे कहाँ से शुरू करना चाहिए, जिसे देखकर नैन्सी की आंखें जल उठी। मैंने एक सवाल किया है और मैं जवाब जानना चाहती हूँ, सबकी जुबान पर ताले क्यों लग गए हैं? उसकी आवाज़ पूरे हॉस्पिटल में गूंज रही थी। आईसीयू के बाहर खड़े सभी लोग सहम गए थे। कोई भी नैन्सी के इस रूप को
नज़रअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। टिया ने धीरे धीरे से बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ भारी थी। जब हम लोग अपार्टमेंट पहुंचे तो वहां का नजारा। उसने गहरी सांस ली और फिर नैन्सी की आंखों में देखते हुए कहा, जब हम वहां पर पहुंचे तो वहां का नजारा, पूरा अपार्टमेंट तहस नहस कर दिया गया था। हर चीज टूटी हुई थी। हर तरफ खून ही खून था। और उस खून के बीच अंशुमन और रोज। उसकी आवाज हल्की सी कांप गई। वे दोनों खून से लथपथ जमीन पर पड़े रहे थे। एक पल को तो ऐसा लगा कि नैन्सी के हाथ एकदम से मुट्ठी में बंध गए थे। उसकी सांसें भारी हो गई थी और आंखों में गुस्से की लाल आग उठ चुकी थी। फिर उसने गुस्से से अपने गुस्से को संभालते हुए कहा, जिस पर टिया ने जल्दी से कहा, फिर हमने तुरंत उन्हें यहाँ पर भर्ती कराया। लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी उनके हाथ बहुत गंभीर है। अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। उस वक्त सभी बॉडीगार्ड को युवराज के झूठ बोलकर घूमने के लिए भेज दिया था और इसी का फायदा उठाकर उसने ये सब किया। यह सुनकर नैन्सी ने आंखें बंद कर ली। लेकिन बाहर से उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ चुका था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी और उसकी आंखें गुस्से की वजह से लाल हो चुकी थी, जिसे देखकर आदित्य ने जल्दी से कहा, शांत हो जाओ। इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है और अभी गुस्से के कोई भी फायदा नहीं है। जिस पर नैन्सी ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। वहीं यह देखकर टिया ने धीमे से कहा, हमें अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है, लेकिन हम जल्द, बहुत ही जल्द। नैन्सी ने तेज आवाज में उसे टोका, जल्द ही नहीं टिया, मुझे अभी के अभी जवाब चाहिए। और अगर किसी ने मुझे छुपाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ खड़े होकर टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, काम पर लग जाओ। मुझे उस युवराज के बारे में सारी जानकारी चाहिए, सब की सब। और वो पेन ड्राइव भी जो कि उसके पास थी, उसका पता करो। मुझे वो किसी भी हालत में सामने चाहिए। यह सुनकर तान्या, रोहन और टिया ने जल्दी से उसे सैल्यूट करते हुए कहा, ओके बॉस। और वह लोग वहां से जाने लगे। जिस पर कनिष्क ने कहा, दी, मैं भी इसमें सबका साथ दूंगा। जिस पर नैन्सी ने कुछ भी नहीं कहा, जिसे देखकर वह भी उन सभी के साथ चला गया। वहीं आदित्य ने नैन्सी को बेंच पर बैठा दिया और फिर उसे अगले गले से लगाते हुए कहा, शांत हो जाओ, गुस्सा करना तुम्हारे लिए सही नहीं है। जिस पर नैन्सी ने कहा, मैं छोड़ूंगी नहीं उन्हें। जिस पर आदित्य ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उसे परेशान देखकर, लेकिन अभी उसे संभालना था, जिससे उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। वहीं टिया, तान्या, रोहन और कनिष्क जैसे ही हॉस्पिटल के बाहर निकले, सबने एक गहरी सांस ली। सारों के चेहरों पर एक अजीब सी चिंता थी। अब ये बताओ कि हम उस युवराज को कहाँ और कैसे ढूंढेंगे? तान्या ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, हमें उसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है ना, और ना ही ये पता है कि वह इस वक्त कहाँ होगा। उसके बारे में ठिकाना हमेशा ही मिस्टीरियस हुआ करते थे, तो अब हम कैसे पता करें? जिस पर रोहन ने भी चिढ़कर गुस्से से कहा, और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि बॉस ने हमें टाइम नहीं दिया। मतलब हम इस वक्त तक बस सोच ही रहे हैं और बॉस को अभी के अभी रिजल्ट चाहिए। टिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम सब जानते हैं कि बॉस कितनी ज़्यादा गुस्से में है। अगर हम जल्दी से कुछ लेकर नहीं गए तो हम चारों को खैर मतलब खैर नहीं हो सकती। उसके पीछे भी लोग होंगे। हमें उसके बारे में कुछ सुराग तो मिलना चाहिए। जिस पर कनिष्क ने सिर खुजाते हुए कहा, मैंने अपने आदमियों को लगा दिया है, वो लोग पता लगा रहे हैं। जिस पर रोहन ने झुंझुलाते हुए कहा, यार ये नैन्सी बॉस भी ना एक बार भी पूरा प्लान समझाने नहीं देती है, बस ऑर्डर देती है और फिर खुद ही अलग दुनिया में चली जाती है। रोहन, टिया ने अचानक से रोहन की बात सुनकर गुस्से से उसे घूरते कहा, अपनी जान की सलामती चाहता है ना, तो बॉस के बारे में कुछ भी बोलना बंद कर दे, समझे? तो जिस पर रोहन चिढ़ गया। वहीं तान्या ने सिर उठाया और गहरी सोच में पड़ते हुए कहा, हमें युवराज को ढूंढने के लिए उसके पुराने ठिकानों को जाना होगा। उसने ना सिर्फ हमारे खिलाफ वॉर किया है, बल्कि पेन ड्राइव भी लेकर भागा है। इसका मतलब वो खुद को छुपा कर नहीं रखेगा, बल्कि अपने किसी पुराने अड्डे पर होगा। और वो कौन कौन से ठिकाने हो सकते हैं? कनिष्क ने तुरंत पूछा। वहीं तान्या की बात सुनकर टिया ने अपनी घड़ी पर कुछ डाटा स्कैन किया और कहा, पहला तो यह है कि युवराज का अंडरवर्ल्ड से भी कनेक्शन था। उसके कुछ स्पॉट्स हमें पता है। एक पुरानी फैक्ट्री जो पिछले साल बंद की गई थी, और एक सी फिशिंग बिला जिसे बहुत महीने कुछ पहले खरीदा गया था, और तीसरा एक प्राइवेट एयरबेस जहाँ से उसकी कई सारी डील्स हैंडल की थी। तो किस जगह से शुरू करें? तान्या ने जल्दी से एक्साइटेड होते हुए पूछा।
क्योंकि उसे युवराज की हड्डियां तोड़ने का बहुत ही ज़्यादा मन हो रहा था। जिस पर टिया ने उसे किसी बेवकूफ़ की तरह देखते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि युवराज बेवकूफ़ है जो ऐसी जगहों पर होगा जिसके बारे में हमें पहले से ही पता हो? यह सुनकर तान्या ने कहा, मतलब? जिस पर रोहन ने सोचा और कहा, मतलब कि ये एयरबेस ज़्यादा रिस्की होगा, वहाँ पर उसकी सिक्योरिटी टाइट होगी, और दूसरा वो गवर्नमेंट से भी जुड़ा है, तो वहाँ पर जाना हमारी बेवकूफ़ी है। बिला पर भी लोगों की नज़र होगी, लेकिन फैक्ट्री अगर वह छिपा होगा तो सबसे सेफ जगह वही होगी, लेकिन वह इतना पागल नहीं है जो वह वहाँ पर हमारे आने का वेट करे और हम जाकर उसे धर दबोच लें। जिस पर कनिष्क ने हामी भरी और कहा, सही बात है, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ कहीं पर भी होगा। जिस पर टिया ने तुरंत फ़ोन निकाला और किसी से संपर्क किया। हमें उसकी कैसे भी कैसे करके लोकेशन ट्रैक करनी होगी। मैं अपने कॉन्टैक्ट्स को एक्टिव करती हूँ, अगर युवराज वहाँ हुआ तो हमें उसकी हलचल का पता चल जाएगा। जिस पर रोहन ने कहा, तो तब से कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रही थी? हाँ, तुम पहले ये सब नहीं कर सकती थी? सच में हद हो गई है, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। साला युवराज धोखेबाज कहीं का कमीना निकला तो निकला, बट उसकी वजह से मेरा एक लौता दोस्त भी जिंदगी और मौत के बीच छूट रहा है। जिस पर उन सभी के पास भी कहने को कुछ नहीं था। टिया, तान्या और रोहन और कंस अभी युवराज की तलाश को लेकर बहस कर ही रहे थे और हर कोई अपनी अपनी राय दे ही रहा था, लेकिन अभी तक किसी को भी कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचे थे। तभी अचानक से एक हल्की सी और मजाकिया आवाज़ सुनाई दी, हे चिल्लर पार्टी, काफ़ी परेशान नजर आ रहे हो। जैसे ही सभी ने इस आवाज़ को सुना, चारों ने तुरंत चौकन्ने होकर उस दिशा में देखा जहाँ से आवाज़ आई थी। उसके चेहरे पर गंभीरता और गुस्से के मिले जुले भाव आ गए। वहाँ पर हॉस्पिटल के एंट्रेंस के पास एक लड़का खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान थी, मानो वह इस पूरी स्थिति का मजा ले रहा हो। उसने बेहद लापरवाही से रिफ्ट जीन्स और एक ढीली सी हुडी और गले में एक पतली चेन पहनी हुई थी। उसके हाथ में एक ब्लैक स्मार्ट वॉच थी जिसे वह अपनी उंगलियों से घुमा रहा था। उसके बाल हल्के से बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज से एक अजीब सा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, जिसे उसे किसी चीज़ की चिंता ही ना हो। उसके बगल में चिराग खड़ा था और जो थोड़ा असहज दिख रहा था। अबे तू कौन है बे? रोहन थोड़ा गुस्से से भड़क उठा। और चिल्लर पार्टी किसे बोल रहा है? हाँ, तुझे अपनी जान की फिक्र नहीं क्या? जिस पर टिया ने रोहन को गुस्से से देखा और फिर हाथ उठाकर उसे रोकते हुए कहा, एक सेकंड, मुझे ये लड़का जाना पहचाना लग रहा है। उसने गौर से उस लड़के की ओर देखा और फिर अचानक से आंखें बड़ी करते हुए कहा, रुको, तुम तो हैकर वर्ल्ड के सबसे बड़े हैकर हो ना, है ना? टिया ने लगभग आश्चर्य से कहा। इस पर उस लड़के के चेहरे पर वही लापरवाह सी मुस्कान और गहरी हो गई। उसने हल्का सा झुककर टिया को देखते हुए कहा, आखिर किसी ने तो पहचाना मुझे। वाह मिस टिया, तुम्हारी इंफॉर्मेशन स्किल्स अभी भी टॉप पर है। जिस पर कनिष्क ने उसे घूर कर देखा। वहीं रोहन और तान्या ने एक दूसरे की ओर देखा। ये वही है ना, है ना? उसने कई हाई प्रोफाइल सिस्टम्स को क्रैक किया है। कनिष्क ने धीमे सुर में कहा, हाँ ये वही है। टिया ने नजरें तिरछी करते हुए कहा, ब्लैक होल, ये शख्स अंडरवर्ल्ड हैकिंग वर्ल्ड का बेताज बादशाह है। कई देशों की गवर्नमेंट इसको पकड़ने के पीछे पागल है, लेकिन कोई भी इसका असली नाम तक नहीं जानता। इसे सुनकर रोहन और तान्या हैरान थे। तान्या ने हंसते हुए कहा, तुम्हें सच में कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है ना? यह हैकर मुझे तो कहीं से भी हैकर वर्ल्ड का बेताज बादशाह नहीं नजर लग रहा है। अगर इसके पीछे पुलिस लगी होती तो ये ऐसे सड़कों पर क्यों घूम रहा है, वो भी बिल्कुल लापरवाह स्टाइल में, जैसे कोई खास बात ही ना हो। जिसे सुनकर टिया ने कहा, नहीं, बॉस ने मुझे इसके बारे में बताया था, यही है। जिस पर कनिष्क ने कहा, हाँ टिया, सही है, ये वही है। वहीं उन्हें इस तरीके से खुद को देखते हुए देखकर उस लड़के ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, अब इतना भी मत देखो यार, जानता हूँ हैंडसम हूँ, बट ऐसे देखोगे ना तो शर्म आ जाएगी मुझे। उसने हल्के से अपने बालों को झटका और जेब से एक च्युइंगम को निकाल कर चबाने लगा। फिर थोड़ा सीरियस होकर बोला, खैर चलो, बहुत बातें कर ली हमने, अब असली मुद्दे पर आते हैं। तुम्हें युवराज चाहिए ना, और मुझे तुम्हारी हेल्प करने के लिए ही मेरे बॉस ने मुझे भेजा है। और जैसे ही यह सभी ने सुना तो चारों के चेहरे पर अचानक से हैरानी के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। सबने हैरान होकर उसे देखा। सबके माथे पर यही सवाल था कि आखिर
उसके बॉस कौन थे? सबने हैरानी के साथ उसकी तरफ देखा और जल्दी से पूछा, और तुम्हारा बॉस कौन है? तो इस सवाल के साथ सभी लोगों की नज़रें उस लड़के के ऊपर ही टिक गई थी। तो कौन है उस लड़के का बॉस? जल्दी जल्दी से प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही साथ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना प्लीज़। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम डेली डेली इस पार्ट को, इस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर सॉरी, मैं ये सब करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। इतना तो हेल्प कर ही सकते हैं ना आप, प्लीज़।